आज हम हिस्ट्री के नए चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 द सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो सोसाइटी के पार्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। इससे पहले के चैप्टर में हमने फ्रीडम और इक्वलिटी जैसे पावरफुल आइडिया जो कि अब यूरोप में सर्कुलेट हो रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बारे में पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी। ये एक ड्रामेटिक चेंज लेकर के आया सोसाइटी में और सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। हमने पढ़ा है कि कैसे 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेसी, चर्च, और जो चर्च थे वो पूरी तरह से इकोनॉमिक और सोशल पावर का फ़ायदा उठा रहे थे। पर अचानक आए इस रिवॉल्यूशन के कारण अब पॉसिबल हो गया एक नया बदलाव का। ये इसने एक नए बदलाव का द्वार खोल दिया। दुनिया के बहुत से पार्ट में, खासकर यूरोप और एशिया में, ये नया आइडिया जिसमें एक इंडिविजुअल के अधिकार की बात थी और इसके साथ साथ जो कंट्रोल था सोशल पावर का उसे भी डिस्कस किया गया था। वो पूरे वर्ल्ड में डिस्कस होने लगा। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और जो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कई बार डिबेट किया है। उसके आइडिया को पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप से फैलाया भी है। ओके, लेकिन यह ज़्यादातर डेवलपमेंट कॉलोनियल में रीशेप्ड करने में बहुत योगदान दिया। ये आइडिया ने सोशली चेंज लेकर आया। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, अब ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी के हर कोने में हो रहा था। कुछ लोग थे जो इसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस एक्सेप्ट को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो इस नए सोसाइटी के रीस्ट्रक्चर की मांग कर रहे थे। वे रेडिकल्स लोग थे। कुछ कंजर्वेटिव लोग थे और लिबरल और रेडिकल्स, इनके अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। ठीक है, ये एक ऐसा समय था जब नए नए विचार, नई नई धारणाएं लोगों के मन में उठ रहे थे। फिलोसोफर्स बता रहे थे, ओके, व्हाट सेपरेट द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। कुछ ऐसे विचार थे जो इन तीनों को अलग अलग कर रहे थे, और कुछ ऐसे आइडियाज़ और विचार भी थे जो इनको एक साथ जोड़ के रखे हुए भी थे। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये वो समय था जब पूरी तरह से सोसाइटी बदलने को थी। ये एक नया करवट ले रही थी दुनिया के लिए। हम इसे ब्रीफली देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे 19th सेंचुरी में ये बदलाव आया, ये कैसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन था उसमें बदलाव आया, कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इस बदलाव को इन्फ्लुएंस कर रही थी। हम इस बारे में भी फोकस करेंगे कि कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिसके कारण जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का वो कामयाब हो पाया। इस रिवॉल्यूशंस में रशिया जो एक सोशलिज्म का नया विचारधारा लेकर के उभरा था, वो एक पावरफुल आइडिया लेकर के सोसाइटी में 20th सेंचुरी में आया। आइए अब हम जान लेते हैं कि लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्या कौन कौन होते हैं।
One of the group which looked to change society were the liberals. एक ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता था वे थे लिबरल्स। लिबरल चाहते थे कि नेशन जो है वो ऑल रिलीजन को टॉलरेट करे, मतलब सारे रिलीजन को एक समान देखे, इक्वलिटी ट्रीट करे। इसके जो मेंबर्स थे वो यूरोपियन थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के रिलीजन के हिसाब से हो। ओके, जिस तरीके से ब्रिटेन में चर्च का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटेन के साथ साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में भी जो है वो कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस था, तो लिबरल नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस, धार्मिक इन्फ्लुएंस कभी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे हो। इसके अलावा लिबरल अपोज करते थे कि जो अनकंट्रोल पावर है डायनेस्टी रूलर की, उसका भी ये अपोज करते थे। लिबरल नहीं चाहते थे कि सत्ता सिर्फ एक डायनेस्टी रूलर के हाथों में रहे। वे चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल के अधिकार की रक्षा गवर्नमेंट करे, उसकी रखवाली गवर्नमेंट करे। उन्होंने कई बार इस चीज़ को आर्ग्यू भी किया है और रिप्रेजेंट भी किया है कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वे इंटरप्रेटेड लॉ क्रिएट करे जिसमें वेल ट्रेन जुडिशरी सिस्टम हो और एक इंडिपेंडेंट रूलर और ऑफिशियल हो। हाँ, ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी का समर्थन तो नहीं करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सोसाइटी को कमज़ोर कर देगी। वे वोटिंग का अधिकार सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी रखे हुए हैं उनके पास ही बस वोट का अधिकार हो। उन्होंने विमेंस के वोट के अधिकार की बात को भी खारिज कर दिया था। ओके, इसके पूरी तरह से विपरीत रेडिकल्स चाहते थे कि नेशन जो है वो गवर्नमेंट चलाए और ये गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ कंट्री डिसाइड करे, ना कि कुछ चुनिंदा लोग। वे विमेंस सफरेज मतलब विमेंस के वोट की बात को भी मानते थे। वे चाहते थे कि विमेंस को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लिबरल के अपोज वे चाहते थे कि जो लैंड लॉर्ड्स है, जो वेल्थ है, जिनको कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है, पूरी वेल्थ और जो ज़मीन है वो कुछ लोगों के हाथ में है, वे सब पे बराबर बटे। अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ तक ही सीमित ना रहे, ये सबकी पहुंच में हो, हर कोई धन कमा सके, हर कोई ज़मीन रख सके। और रहे कंजर्वेटिव, वे दोनों के अपोजिंग बात किया करते थे, रेडिकल से भी और लिबरल के बातों के विचार के बिल्कुल अपोजिट थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने अपना दिमाग खोला और इस चेंज को स्वीकार किया। 18वीं सेंचुरी में कंजर्वेटिव लोग ने बहुत से बदलाव को अपोज किया, लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते वे इस बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। वे चाहते थे कि बदलाव आए, लेकिन अपने इतिहास को धूल मिल ना करके उनकी रिस्पेक्ट करें, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, उसे बनाए रखें। ठीक है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि इतनी तेज़ रफ्तार से। ओके, तो ये जो डिफरेंट आइडिया थे सोसाइटी के, ये आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। सोशल पॉलिटिकली ये विचारधाराएं आपस में एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस तो हुआ था, लेकिन ये रिवॉल्यूशन का अटेम्प्ट जो था वो नेशन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ था। ये 19वीं सेंचुरी में डिफाइन कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था कि आखिर जो है वो पॉलिटिकल टेंडेंसी, पॉलिटिकल पोटेंशियलिटी किसके हाथ में है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं
इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में। ओके, तो ये सोसाइटी, दिस सोसाइटी ट्रेंड अ साइन ऑफ अ न्यू टाइम, ये सोसाइटी एक नए समय की थी, ऐसा समय जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक चेंज आ रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, क्योंकि एक नया इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहा था, रेलवे एक्सपैंड हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैन, वीमेन और चिल्ड्रन को फैक्ट्री पे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब वर्क घंटों के हिसाब से होते थे, वेजेस उस समय वर्क जो है कई घंटों तक होते थे और वेजेस उतने ज़्यादा, मतलब उसकी रोजी जो थी, दिन भर की कमाई बहुत कम होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन था। इस समय लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड के कारण लोग ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम नहीं किया करते थे। हाउसिंग, सैनिटेशन प्रॉब्लम, मतलब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, गंदगी हर जगह शहरों में देखने को मिलती थी। लिबरल और रेडिकल्स सर्च कर रहे थे कि किस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जाए। तो सारे इंडस्ट्रीज जो कि प्रॉपर्टी थी एक इंडिविजुअल्स की, लिबरल रेडिकल्स जो ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों हुआ करते थे। मतलब जो रेडिकल्स थे और रेबलर्स थे, कई बार वे प्रॉपर्टी ओनर भी होते थे और कई बार ये एम्प्लॉयर्स भी होते थे। ठीक है, ये जो वेल्थ था जो ट्रेड और इंडस्ट्री से कमाया जा रहा था, वे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज। तो वे चाहते थे कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के जरिए वेल्थ को जितना ज़्यादा हो सके कमाया जा सके, ताकि जो कंडीशन है सोसाइटी की उसे सुधार सके। दैट इज़ द बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इन वर्कफोर्स, इन इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ एंड द सिटीजन वेयर एजुकेटेड। तो इस जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसको कमाने का यही एक तरीका है कि लोगों को हेल्दी बनाया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, ताकि सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो सके। ओल्ड ऑटोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद दोनों ही कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि लोगों को जन्म से अपने माँ बाप के किए हुए कामों का या उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाए। वे नहीं चाहते थे कि राजा का बेटा ही राजा हो। लेबर और इंटरप्राइज और इंडिविजुअल के एफर्ट पर वे बिलीव किया करते थे। वे इंडिविजुअल की आज़ादी को इंश्योर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि पुअर जो लेबर्स हैं वे कैपिटल्स ओनर के हाथ की कठपुतली ना बने, उन्हें कोई भी उन्हें ऑपरेट ना करे। ठीक है, सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का उनका मकसद था। बहुत से जो वर्किंग मैन थे और वुमेन्स थे, वे भी ये बदलाव चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी तरीके से उनकी कंडीशन सुधरे। इसी कारण उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स के ग्रुप्स बनाने शुरू किए। वे अपनी पार्टी क्रिएट करना शुरू किए 19वीं सेंचुरी में। सब नेशनलिस्ट, कुछ जो राष्ट्रवादी लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वे रिवॉल्यूशंस की मांग कर रहे थे। एक ऐसी गवर्नमेंट की मांग जिससे उनकी दिक्कतें सॉल्व हो सकें। और ये रिवॉल्यूशन के एंड में 1857 में ऐसे ही गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया इस रिवॉल्यूशनरी वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्होंने मोनार्की रूल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। नेशनलिस्ट बताते हैं कि ये रिवॉल्यूशन ने नेशन के आइडिया को लोगों के मन के अंदर भरना शुरू कर दिया। राष्ट्र की बातें, राष्ट्र की
भावनाओं को, राष्ट्र क्रिएट करने की भावनाओं को लोगों के मन में भरना शुरू कर दिया। इसमें लोगों को इक्वल अधिकार था। 1815 में गुसेप्पे मैज़ीनी ने, जो एक इटालियन नेशनलिस्ट था, उन्होंने इटली पे एक अच्छे गवर्नमेंट की शुरुआत की। वो खुद एक नेशनलिस्ट था, ठीक है, और इस तरह के कई नेशनलिस्ट इंडिया में भी उनकी बताए विचारधारा को, मतलब गुसेप्पे मैज़ीनी की विचारधारा के बारे में बात करते हैं और लिखते हैं। स्टूडेंट, आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।